राजपूत हैं कौन, कहाँ से आए ये अचानक से। हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, आर्य आए, ठीक है, हमने वैदिक काल को पढ़ा। हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। सभी भाइयों को मेरा सलाम, सभी को मेरा नमस्कार। तो बकवास किए बिना शुरू करें, चलो शुरू करते हैं क्लास को। भाई लास्ट क्लास में हमने अरबों के आक्रमण को पढ़ा है। देखो, एक पक्ष है हमारा अरबों वाला कि अरबों ने आक्रमण किया, कहां पर, सिंध पर। एक पक्ष है हमारा उत्तर भारत, एक पक्ष है हमारा दक्कन। तो अरबों को तो पढ़ चुके, उत्तर भारत को पढ़ते हैं, दक्षिण को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सबको एक साथ पढ़ नहीं सकते। तो पिछली क्लास में हमने इस्लाम के भारत पर आक्रमण को पढ़ा, यानी कि पहली बार भारत में इस्लामिस्टों ने कब आगमन किया, तो वो है 8वीं शताब्दी। बहुत अच्छे से कहानी की तरह मोहम्मद बिन कासिब के आक्रमण को पढ़ा है, धन संपत्ति को लूटने के लिए और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बोलन दर्रे से पहली बार इस्लामिस्टों का सफल आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिब ने किया, जो एक अरब था। उसको पढ़ चुके। अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर। देखो, उत्तर भारत में कितने सारे राजवंश आ रहे हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण राजवंश है कौन, थानेश्वर वाला, गुर्जर प्रतिहार, एक ये लोग हैं। इधर कन्नौज में चलें तो कन्नौज में कौन है, यशोवर्मन, ठीक। बंगाल में कौन है, पाल वंश। तो भाई एक एक करके शुरू करते हैं। आज जहां तक हो सकता है तो इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, उत्पत्ति को। बाकी तो बहुत बड़ा चलेगा, अभी राजपूत युग चलेगा पूरा। राजपूतों को पढ़ क्यों रहे हैं, पूरा राजपूत युग चलेगा। देखो, अरब का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिब का आक्रमण, उसके बाद महमूद गजनबी आएगा, उसका आक्रमण, मोहम्मद गोरे का आक्रमण, इधर से आक्रमण ही आक्रमण होंगे। इधर राजपूत आ जाएंगे तो राजपूतों का आपसी संघर्ष अरबों के यानी कि इस्लामिस्टों के आक्रमण के लिए एक अच्छा खासा रास्ता तैयार कर देता है, ठीक। तो इधर राजपूत आएंगे तो राजपूतों के बीच में भी युद्ध चलेंगे। पाल वंश दक्कन में राष्ट्रकूट और थानेश्वर में गुर्जर प्रतिहार यानी राजपूतों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है कन्नौज के लिए, तो उसको तो हम पढ़ेंगे। तो इतना सारा जब झगड़ा चल रहा है तो इसे सतीश चंद्र लिखते हैं टकराव का युग। देखो, सब इतिहासकार अपना अपना नजरिया बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। कुछ कहते हैं कि सीमावर्ती साम्राज्यों का इतिहास है, कुछ कहते हैं टकराव का युग है, तो सबका अपना अपना होता है, ठीक है। टकराव का युग 700 से 1200 एडी तक चलता है, या सीई तक, आजकल सीई कहा जाने लगा है, ठीक। तो थानेश्वर में गुर्जर प्रतिहारों को आज हम पढ़ेंगे कि भाई ये राजपूत हैं कौन, कहाँ से आए ये अचानक से। हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, आर्य आए, ठीक है, हमने वैदिक काल को पढ़ा। इधर से अरब आए, फिर से एक बार हमने पूरे इतिहास की बुक्स को क्या किया, खखूरा, पूरा रिसर्च किया, सर्च किया, गूगल किया, पूरा ढूंढा, तो पता चला इस्लाम धर्म का उदय 570 पैगंबर मोहम्मद के साथ होता है और ईरान फारस तक उनका पूरा साम्राज्य फैल जाता है। यही अरब जो हैं भारत में हैं, ठीक है, इनको पढ़ लिया। अब एक नई समस्या कि ये राजपूत कहाँ से आ गए, तो अब इनकी बारी है। अब हम इनको देखते हैं कि ये लोग कौन हैं। तो आज की क्लास का जो मेन एजेंडा है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है राजपूतों की उत्पत्ति। तो भाई राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर भारी टेंशन है, बहुत मतभेद है, आज तक मतभेद चला आ रहा है और रिसर्च तो पूरे टाइम चल रही है।
तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत बताते हैं। देखो, जब हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, मैंने रामशरण शर्मा के एक फैक्ट को आपके सामने रखा था कि राजपूतों के जो 36 वंश हैं उसमें से एक वंश अपने आप को हूण की उपाधि से सम्मानित करता है। और हूण कौन है? विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है, आज हम जब बात करेंगे तो भाई स्रोत क्या है, किस सोर्स पे आप ये कह रहे हो कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है? तो देखो, एक है अपना यूरोपीय मत, यूरोपीय इतिहासकारों वाला, एक है अपने भारतीय लोग। भारतीय तो बोलेंगे बोलेंगे, क्यों? क्योंकि भारत देश हमारा है। और यूरोपियों को बोलने से कोई रोक नहीं सकता, क्यों? 200 साल मिला के गुलामी की है, तो कैसे रोक पाओगे? तो यूरोपीय, भारतीय और 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच के कुछ इतिहासकार, 11वीं शताब्दी में बात करें हम तो पृथ्वीराज रासो, ये सब भी कुछ कुछ कहते हैं, तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा। 12वीं शताब्दी। तो चलो शुरू करते हैं भाई, यूरोपियों से शुरू करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, यूरोपीय मत। उधर ध्यान नहीं देना है, अब इधर ध्यान देना है, उधर दिखता भी नहीं है, चमकता में रहो। ठीक है, तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत यूरोपीय मत से हम शुरू कर रहे हैं। तो एक है अपने भाई B.A. स्मिथ। स्मिथ हर टीम में मिल जाएगा आपको, चाहे आप विज्ञान ले लो, चाहे आप क्रिकेट ले लो, चाहे आप फाइटर ले लो, स्मिथ तो मिल ही जाएगा। एक है B.A. स्मिथ, एक है अपने कर्नल टार्ट, नाम सुना होगा, फेमस इतिहासकार हैं, और एक है विलियम क्रुक। ठीक, ये है भाई यूरोपीय। ये लोग क्या कहते हैं? तो मैंने आपसे कहा ना कि सतीश चंद्र ये लिखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर भारी टेंशन है। तो B.A. स्मिथ, कर्नल टाइट और विलियम क्रुक ये यूरोपीय इतिहास बताते हैं कि भाई आपके भारत में जो शक आए थे, जो हूण आए थे, जो कुषाण आए थे और जो ईरानी आए थे, कहते इनने आपके देश में आके शादी की है? कहते की होगी। कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया था। तो कहते इनकी जो हिंदू रानियां थीं, इन रानियों से उत्पन्न पुत्र ही राजपुत्र हैं। कौन है? राजपूत। तो हमारे जो यूरोपीय इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि राजपूत विदेशी मूल के व्यक्ति हैं, वो भारत के मूल निवासी नहीं है, वो भारत के मूल नागरिक नहीं है। ठीक, तो शक, हूण, कुषाण, ईरानी, इन लोगों ने भारत में आकर विवाह किया है। इनके रक्त मिश्रण से ही जिन संतानों की उत्पत्ति हुई, उन संतानों को राजपुत्र कहा जाता था, जो आगे चलकर राजपूत में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये B.A. स्मिथ ने बताया है, कर्नल टाइट ने बताया है, विलियम क्रुक ने बताया है। मैं साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपको बता रहा हूँ, वरना बुक्स में, खैर छोड़ो, एक अलग ही भाषा होती है। एक साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए हम पढ़ें तो अच्छी बात है, वरना ये भी कहा गया है कि, खैर छोड़ें अपन। ठीक, तो यूरोपीय इतिहासकारों का क्या कहना है कि राजपूत विदेशी मूल के व्यक्ति हैं। ये यूरोपियों का मत है। देखो, दशरथ शर्मा भी आए हुए हैं, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, मतलब भारतीय इतिहासकार हैं। इतिहासकार वैज्ञानिक ही होता है। तो दशरथ शर्मा का अपना एक अलग ही फंडा है, अपना ही एक अलग नजरिया है। उनका कहना है कि दूर मत जाओ, जो भारत में आ रहे हैं ब्राह्मण वंशी, कहते राजपूत उन्हीं के वंशज हैं। तो ये कहते हैं कि राजपूत ब्राह्मणों के वंशज हैं। चलो ठीक है भाई, दशरथ शर्मा से पूछा गया है कि ऐसा क्यों? कहते हैं कि भाई देखो, आर्य आए और आर्यों ने ही क्या बनाई थी? वर्ण व्यवस्था। और राजपूत अपने आप को क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं।
तो भारत के हुए ना। तो ठीक है भाई, दशरथ शर्मा का ये कहना है। तो यूरोपियों का कहना है कि ये विदेशी मूल के हैं, दशरथ शर्मा का कहना है कि ब्राह्मणों के वंशज हैं। यहीं पर एक और इतिहासकार आए हैं, J.S. ओझा। ये कहते हैं कि जो अपने राजपूत भाई हैं ये प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। प्राचीन क्षत्रियों के क्या हैं, ये वंशज हैं। तो ये थोड़े से मत हैं। यूरोपीय मत कहता है कि विदेशी मूल के हैं, दशरथ शर्मा का कहना है ब्राह्मणों के वंशज हैं, J.S. ओझा का कहना है कि प्राचीन क्षत्रिय जो थे उन्हीं के वंशज कौन है, राजपुत्र हैं। ठीक, पहले राजपूतों को क्या कहा जाता था, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अब क्या कहा जाता है, राजपूत कहा जाता है। ठीक, अब देखो एक व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, उसका नाम मैं अभी लेता नहीं हूं, मैं अभी बताता हूं कौन। देखो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं भाई, नाम सुना होगा, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, चंद्रवरदाई। एक सीरियल भी देखा होगा, उसमें दोस्त बताया गया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। किसने, चंद्रवरदाई ने। किसकी रचना की, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे भाई। पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में ही चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। देखो पृथ्वीराज रासो पर भरोसा नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज के दबाव में पृथ्वीराज रासो नामक ये ग्रंथ लिखा गया है। इसी में चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत दिया है, जिसे फेमस अग्निकुल सिद्धांत कहा जाता है। अग्निकुल या अग्निकुंड। देखो अग्निकुल या अग्निकुंड सिद्धांत, इसमें यह कहा गया है कि जब भारत में क्षत्रियों की कमी पड़ गई, तब महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू, राजस्थान, उदयपुर के पास एक पर्वत है ना, उस पर बैठ के तपस्या की और अग्नि से 4 क्षत्रियों का जन्म हुआ, जिनमें है चौहान, दूसरा पहला चौहान, चालुक्य, तीसरा व्यक्ति है हमारा परमार, और एक है चौथा नंबर का प्रतिहार। तो इन 4 व्यक्तियों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ये कौन बताता है, ये बताता है चंद्रवरदाई का अग्निकुल या अग्निकुंड सिद्धांत। अब आप ये सोचोगे कि भाई महर्षि वशिष्ठ तो वैदिक काल के व्यक्ति थे, इस समय कहाँ से आ गए। जब मैं कॉलेज में पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मेरा भी टीचर से यही सवाल था कि महर्षि वशिष्ठ तो वैदिक काल के व्यक्ति हैं, वो इस समय कहाँ से आए। तो मैडम का ये कहना था, मैम पढ़ा रही थी, कि जो वशिष्ठ है वो व्यक्ति नहीं, वो परंपरा है। तो मैंने कहा आज से इतिहास पढ़ना बंद। ऐसा कैसे होता है यार, हमने तो पढ़ा है कि वो व्यक्ति था, बाद में आप कह रहे हो परंपरा है। ठीक है, तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा, उसमें कहा गया कि अग्निकुल या अग्निकुंड से 4 राजपूत क्षत्रियों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, जिसमें चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार हैं। ये प्रतिहारों को हमने क्या कर लिया, ढूंढ लिया कि ये कहाँ से आए। अब देखो ये तो है धार्मिक बात, अब रियलिटी पे चले। तो इस चीज को सुलझाने के लिए एक मॉडर्न थ्योरी सामने आती है। मॉडर्न थ्योरी कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति नहीं हुई, जो यहां पर लोग रह रहे थे वही लोग राजपूत बने। तो जस्टिफाई करो, क्लेरिफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो कि ऐसा कैसे। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से राजपूतों की उत्पत्ति नहीं हुई। राजपूत जो कास्ट है, राजपूत वर्ण नहीं है, राजपूत क्या है, एक कास्ट है। तो राजपूतों की उत्पत्ति की जो मॉडर्न थ्योरी है वो इस बात पर बेस्ड है
कि जो भारत के आदिवासी निम्न जाति के व्यक्ति और कुछ ब्राह्मण थे, वही लोग आगे चलकर क्षत्रिय राजपूत बन गए। देखो सतीश चंद्र एक फैक्ट बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने बताया है कि कुछ ब्राह्मण स्मृति ग्रंथों में ये लिखते हैं कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच क्या हुआ है कि वैश्य पतन होकर, यानी वैश्यों का पतन हुआ और वैश्य किस में बदल गए, निम्न में बदल गए, शूद्रों में बदल गए। ठीक, क्षत्रिय रहे नहीं। शायद इसी को सुनकर ऐसा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने लिखा हो कि क्षत्रिय नहीं रहे थे, तो क्षत्रिय रहे नहीं। तो ब्राह्मणों का कहना है कि भाई अब अपन ही भगवान है। एकमात्र द्विज वर्ण बचा है कौन, ब्राह्मण। तो क्षत्रियों की क्या पड़ गई, कमी पड़ गई। और अचानक से नाम आ गया किसका, राजपूतों का। तो अब देखो क्या होता है, ये अचानक से नाम किसका आ गया, राजपूतों का। तो भाई नया नया नाम आया है मार्केट में, राजपुत्र। तो ये राजपुत्रों को मॉडर्न थ्योरी इस तरह से जस्टिफाई करती है, इस तरह से बताती है हमें कि मैं भी जब इसको पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भाई कुछ जो राजा महाराजा थे, ये राजा महाराजा हर जगह तो अपना शासन जमा नहीं सकते कि भाई एक इतना बड़ा इनके पास एरिया होता है कि आप वहाँ पर जाकर कैसे अपने आप को प्रस्तुत करोगे। तो राजा की प्रस्तुति को दर्शाने के लिए राजा कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करता था। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा जमींदार का रोल ठाकुर कैसे निभाते हैं, राजपूतों को देखा होगा आपने। तो कुछ लोगों को राजा अपनी प्रस्तुति दिखाने के लिए नियुक्त करता था, जिन लोगों को कभी कभी प्रतिहार या गुर्जर कहा जाता था। एक बात यह है। ठीक, अब क्या होता है कि भाई ये लोग जो हैं राजा के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राजा इन पर क्या है, निर्भर है। तो राजा इन्हें क्या कहने लगे, राजपुत्र कहने लगे। और बड़ी बड़ी संपत्ति पर, बड़े बड़े इलाकों पर इनका कब्जा होता था। ये लोग शासन प्रशासन में हाथ बटाते थे। तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्हें नियुक्त किया जाता था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो राजा की दासियां होती थी, उनसे उत्पन्न संतानें होती थी, तो इन लोगों को भी एक हिस्सा दे दिया जाता था और इन्हें राजपुत्र का दर्जा दिया जाता था। ठीक, तो ये हुआ, ये मॉडर्न थ्योरी कहती है। आप सतीश चंद्रा को पढ़ सकते हैं, उन्होंने ये लिखा है, मैं उन्हीं के हिसाब से आपको ये वाली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रतिहार, गुर्जर, राजपुत्र ये कैसे आए, एक फैक्ट ये भी है। एक फैक्ट ये आता है कि जाट राजाओं का नाम तो सुना होगा, जाट राजपूत। जो जाट राजपूत हैं ये असल में राजपूत नहीं थे, ये निम्न वर्ग के शूद्र व्यक्ति थे या दलित आदिवासी व्यक्ति थे। ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे, ये इधर से उधर भटक कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इनको एक दिन पता चला कि भाई एक नया नया नाम आया है, क्या, राजपूत। तो सम्मान के लिए, अपने आप को सम्मान प्राप्त करवाने के लिए जाटों ने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, राजपूत कहना शुरू कर दिया, जबकि ये निम्न व्यक्ति थे। ठीक, एक ये हिस्सा भी हमें देखने को मिलता है राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। एक हिस्सा हमें दोस्तों ये देखने को मिलता है कि भाई जब राजपूत यानी कि ये लोग शासन करते थे तो कृषि अर्थव्यवस्था ये बहुत फली फूली, मतलब बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो कुछ कृषकों ने भी, यानी कि कुछ जो एग्रीकल्चर से संबंधित व्यक्ति थे उस समय, उन लोगों ने भी अपने आप को राजपूत कहना शुरू कर दिया और बड़े बड़े उनके पास इलाके हुआ करते थे। तो कृषक भी राजपूत बन गए, कृषक भी क्या बन गए, राजपूत बन गए। एक ये भी थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी है
कि भाई दलित आदिवासियों की हालत तो शुरू से खराब थी, वैदिक काल से पढ़ते आए हैं। तो कुछ दलित आदिवासियों ने इस बात का फायदा उठाया कि भाई जब जाट एक घुमक्कड़ जनजाति होकर राजपूत बन सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, कृषक बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या दलित आदिवासियों की वो राजपूतों में कन्वर्ट हो गई और ऐसे करके टोटल 36 वंश आए किसके, राजपूतों के, राजपूत वंश। कितने, 36 राजपूत वंश आए हैं ऐसे करके। तो मैंने आपको बताया कि आर एस शर्मा ने क्या कहा राजपूतों को लेकर। तो आर एस शर्मा ने यह कहा कि हूण आए थे, उन्होंने अपने आप को राजपूत की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद हमने पढ़ा है कि सतीश चंद्र क्या कहते हैं, हमने यूरोपीय इतिहासकारों का मत पढ़ा है। तो इतने सारे सिस्टम्स हो रहे हैं तो दिमाग उलझ जाता है। देखो ब्राह्मणों का क्या कहना है, उस समय ब्राह्मण क्या कहते हैं उनकी ओर सुन लें। ये मॉडर्न थ्योरी थी, मॉडर्न थ्योरी इतनी ही थी और इसे ही अभी सही माना जाता है। देखो उस समय के ब्राह्मण क्या कहते हैं। तो भाई ब्राह्मणों का कहना है इस समय कि वैश्य पतित होकर क्या बन गए, शूद्र बन गए, क्षत्रिय रहे नहीं और ब्राह्मण एकमात्र द्विज वर्ण यानी उच्च वर्ण बचा है। तो अब देश में जनता की रक्षा करे कौन। तो राजपूत जो ब्राह्मणों की अभी हमने थ्योरी पढ़ी ना दशरथ शर्मा की, तो दशरथ शर्मा ने क्या कहा कि जो हमारे राजपूत है वो ब्राह्मण वंशी हैं। वो इसी बात पर बेस्ड थ्योरी देते। क्यों, क्योंकि देखो इस समय जो ब्राह्मण है इन्होंने क्या कहा कि वैश्य शूद्र बन गए और एकमात्र द्विज वर्ण कौन बचा है, ब्राह्मणों का बचा है। तो ठीक है हमने इनकी बात मानी। ये कहते हैं कि अब विदेशी आक्रमण हो रहा है तो इनको बचाए कौन, देश को। तो हमने शस्त्र त्याग दिए और हम लोग क्या बन गए, राजपूत बन गए। ये बातें मैं कोई हवाई नहीं कर रहा, आप जाकर पढ़ सकते हैं, गूगल कर लो, चाहे आप गूगल मत करो बुक्स पढ़ो, चैट जीपीटी पे भी आप सर्च करोगे तो शायद मिले। तो ब्राह्मण ही राजपूत बन गए। कुछ फायदा कैसे लिया गया ब्राह्मणों द्वारा कि जो संतानें उत्पन्न होती थी ब्राह्मणों की, ठीक है, तो इन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय संतानें कहा जाने लगा और इनके आगे भी क्या लिखा जाने लगा, राजपूत। ऐसे करके एक जटिल प्रोसेस से राजपूतों की उत्पत्ति की मॉडर्न थ्योरी हमारे सामने आती है। ऐसे करके राजपूतों की उत्पत्ति हुई। शायद इसीलिए सतीश चंद्रा ने ये लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर एक भारी टेंशन है और आज तक वो टेंशन चली आ रही है, फिक्स नहीं है कुछ भी। तो राजपूत खुद क्या कहते हैं, अब खुद राजपूतों से मिलो। तो राजपूतों से भी तो पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ आप क्या कहते हो अपने बारे में। तो राजपूतों का कहना है कि जो पुराने चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे महाभारत रामायण काल में, हम उनके वंशज हैं। लक्ष्मण जो राम के भाई थे उन्होंने द्वारपाल के रूप में राम की सेवा की है। भाई रूप में तो की है, वो द्वारपाल के रूप में भी राम की सेवा करते थे। तो द्वारपाल के रूप में राम की सेवा की है और द्वारपाल को प्रतिहार कहा जाता था। इसीलिए राजपूतों का खुद का कहना है कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं, हम चंद्रवंशी सूर्यवंशियों के वंशज हैं। और ये बात भी पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई ने लिखी है। इसीलिए चंद्रवरदाई के उस सिद्धांत पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो बातें कैसे कर सकता है एक व्यक्ति। आप एक तरफ कह रहे हो कि अग्निकुल, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी, ठीक है। ऐसा है, अग्निकुल के सिद्धांत को कुछ लोग मान्यता देते हैं। कैसे देते हैं, क्योंकि राजपूत अग्नि की पूजा किया करते थे, इसलिए कहा जाता है कि अग्निकुल का सिद्धांत क्या है, मान्य है। तो ये था भाई राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों का मतभेद।
ठीक है, आज की क्लास का मेन टॉपिक था राजपूतों की उत्पत्ति, बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, कन्नौज को मैं आज आपके साथ डिस्कस करके ख़त्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम इसको ज़्यादा खींचे। देखो, कन्नौज में, इसको मिटा दूँगा, ये कन्नौज 730 से 760 तक एक बिना कंपनी का व्यक्ति यशोवर्मन राज करता हुआ दिखाई देता है। ठीक, इस यशोवर्मन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई कुंडली हमारे पास नहीं है। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है गोदबाहो नाम के ग्रंथ से। ठीक, इसके दरबार में भवभूति जैसे विद्वान रहते थे। भवभूति ने उत्तर रामचरित और मालती माधव इन ग्रंथों की रचना की। ध्यान रखना, केवल इतना इतिहास है कन्नौज का। और इसके बाद जब कन्नौज खाली हो जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन है, प्रतिहार हैं, इधर पर कौन है, आयुध वंश। आयुध वंश में 3 भाई, चक्रा, इंद्रा और बज्रा। बंगाल में कौन है, पाल शासक। ठीक है, तो प्रतिहार कहाँ पर है, थानेश्वर में। अब पूरा पता चल चुका है कि राजपूत कहाँ से आए, मिल चुका है, तो पढ़ सकते हैं। पाल वंश को भी अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आयुध वंश, चक्रा, इंद्रा, बज्रा। तो भाई राष्ट्रकूट, इधर चले तो प्रतिहार और इधर चले तो पाल शासक, तीनों लड़ते हैं कि राजा कौन बने। तो इनका कहना है कि हम तो एक ही सिगरेट में तीनों भाई पी लेते हैं, एक रास्ते में तीनों भाई कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप चाहे इंद्रा को बना दो, चाहे चक्रा को बना दो, चाहे बज्रा को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।